हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे आपका हिंदी का पेडागोजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। साथ ही आपका एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जो कि आपका टैग वर्ड से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे कल हमने क्लास में डिस्कस किया था कुछ पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, तो वो सारे टैग वर्ड जो कि निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं वो किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड्स दिए हैं तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, निगेटिव दिया हुआ तो कैसे देखेंगे, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में दो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक तो पॉजिटिव और निगेटिव जो टैग वर्ड्स होते हैं वो आपके यहाँ पे रिपीट हो जाएंगे, साथ ही किस तरीके से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन वो भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही आपका जो हिंदी का पेडागोजी है उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर हिंदी की पेडागोजी किस टाइप से पूछी जाती है वो भी यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है, और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किन चीज़ों को हमें जो है ज़्यादा ध्यान रखना है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना है, ताकि जो भी क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका हिंदी में पूछा जाता हो या अदर सब्जेक्ट में जो पेडागोजी पूछे जाते हैं, उन सभी को उस तरीके से सॉल्व करना है कि ताकि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और आसानी से आंसर निकल के आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएं। आपका जो टैग वर्ड्स है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाए, साथ ही आपके पेडागोजी के जो क्वेश्चन है हिंदी के वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएं। ठीक है, अगर आप सभी लोग चैनल पे नए हैं, जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं ताकि पेडागोजी वहाँ पे आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें 75 नंबर का जो है पेडागोजी सिर्फ पूछा जाता है। अगर आपको पेडागोजी सॉल्व करने का तरीका आ गया तो आपको जो है 90 के ऊपर नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, पेडागोजी जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है आप सभी के सीटेट एग्जाम के लिए अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही जो है आप सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी हम क्लासेस लाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। सभी क्वेश्चन जितने भी हम सॉल्व करते हैं उनको सभी को बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि जितनी भी चीज़ें या जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए कि सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। आप किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी अगर सॉल्व करते हैं तो आप इस चीज़ को माइंड में सेट करके रखिए, इस चीज़ को माइंड में ध्यान करके रखिए कि अगर आप पेडागोजी सॉल्व करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो बच्चे होते हैं उनको महत्वपूर्ण मानना है। ठीक है, क्योंकि जो पेडागोजी होता है वो टीचर और जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट और जो टीचर होता है उनके बीच का संबंध दिखाया जाता है कि जो टीचर होते हैं उनको बच्चे के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप पेडागोजी सॉल्व करने जाते हैं तो आपको बच्चे को भगवान मान के चलना है। ठीक है, यानी बच्चे को आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना, उसके बाद टीचर होता है। इस चीज़ को ध्यान रख के अगर सॉल्व करेंगे या पेडागोजी तो कहीं आपका जो पेडागोजी क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का जो सर्वोपरि उद्देश्य, सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है, यानी प्राइमरी लेवल पे बच्चों को जो भाषा सिखाया जाता है उसका सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है। मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलताओं का विकास करना। तीसरा है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। और चौथा ऑप्शन है कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो जो बच्चों को भाषा पढ़ाया जाता है उसका उद्देश्य मुहावरे लोकोक्तियों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो नहीं किया जाता, तो ये गलत है। दूसरा है कि कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास भी इसलिए भी नहीं किया जाता, यानी भाषा इसलिए नहीं सिखाई जाती कि बच्चे कहानियों कविताओं को दोहराने की कुशलता उनको जो है प्राप्त हो या कुशलताएं उनके अंदर अर्जित हो या उसका विकास हो, इसलिए भी भाषा नहीं सिखाया जाता। तीसरा है कि तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, ये भी गलत है, इसका भी उद्देश्य नहीं होता। डी ऑप्शन है कि अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, बिल्कुल सही। प्राथमिक लेवल में जो भाषा सिखाया जाता है या घर में भी बच्चों को जो भाषा सिखाया जाता है, बच्चा जो भाषा बोलता है वो इसलिए बोलता है या इसलिए सीखता है ताकि वो अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के समक्ष जो है व्यक्त कर सके, अभिव्यक्त कर सके। ठीक है, इस चीज़ के लिए जो है भाषा को सिखाया जाता है। ये सबसे जो है अच्छा या सर्वोपरि उद्देश्य माना जाता है बच्चों को भाषा सिखाने के लिए। यानी बच्चा जो भी बात करना चाहता है, जो भी बात बताना चाहता है दूसरों को, उस जो है वो आसानी से बता पाए, दूसरों को समझ वो अभिव्यक्त कर पाए, ये इस कुशलता के लिए जो है भाषा को सिखाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पर यानी 1 से 5 तक की जो क्लास होती है, जो कक्षाएं चलती हैं, उसमें बच्चों का जो शिक्षा यानी पढ़ाने का जो माध्यम होना चाहिए किस भाषा में होना चाहिए? अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, बालक की मातृभाषा में या फिर संस्कृत में? तो सिंपल सी बात है कि बालक की मातृभाषा में होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा को सबसे अच्छे से सीखता है, सबसे अच्छे तरीके से बोल पाता है, उसी में चीज़ों को अच्छे से समझता है। ठीक है, तो बच्चे की जो मातृभाषा होती है उसमें ही बच्चे को जो है शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए एक टीचर को, ना कि एक टीचर को अपनी भाषा जो है में बतानी चाहिए। यानी जो टीचर होते हैं वो विद्यालय की भाषा को या अपनी लैंग्वेज को में ना बताएं चीज़ों को, बल्कि बच्चे की मातृभाषा में जिस भाषा में बच्चा बोल रहा है उसी भाषा में उसको समझाएं ताकि वो समझ पाए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि प्राथमिक लेवल पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? बालक के मातृभाषा में होना चाहिए। कहीं भी आपको एग्जाम में बालक के मातृभाषा से संबंधित जो है ऑप्शन देखने को मिले तो आपका हमेशा ये सही होगा, क्योंकि जो मातृभाषा होती है ये आपको पॉजिटिव इसको ले सकते हैं कि बालक की जो मातृभाषा होती है उसको हमें महत्व देना है। ठीक है, ना कि टीचर की भाषा को या फिर अदर जो स्कूल की अपनी भाषा होती है उसको महत्व देना चाहिए, बल्कि बालक की मातृभाषा को हमेशा महत्व देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है? कोई भी शिक्षक है एक नया पाठ पढ़ाने जा रहा है तो विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करता है, यानी जो भी मनोरंजन से संबंधित एक्टिविटी उसमें जो है उसको जोड़ते हैं। ठीक है, सबको बुलाते हैं कि कुछ मनोरंजन करते हैं, तो उसमें उस टीचर का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से ऐसा कर रहा है? विद्यार्थियों को ध्यान हटाने के लिए? बिल्कुल नहीं, ध्यान हटाने के लिए ऐसा क्यों करेंगे? दूसरा है कि पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना। अनुशासन की बात कोई भी जो है शिक्षा अधिकार नहीं करती है, तो ये आपका नेगेटिव वर्ड होता है अनुशासन में रहना। ठीक है, तो इसको हम ये अनुशासन वर्ड ही देख के ही इसको काट देंगे। ठीक है, विद्यार्थियों के अनुशासन की बात जहाँ पे होगी वो आपका निगेटिव होगा, इसको हम देख के ही काट देंगे। तीसरा है कार्यभार को कम करने की, ये भी आपका गलत होगा। डी नंबर है कि विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करने के लिए, बिल्कुल सही। कोई भी नया पाठ पढ़ाने से पहले अगर एक टीचर उनको जो है मनोरंजन कराता है या कोई भी एक्टिविटी ऐसे कराता है जिसमें बच्चों को मज़ा आता है, ठीक है, तो वो जो है उससे क्या होता है कि विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का जो है संचार होता है, जिसके माध्यम से बच्चे उस पाठ को पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, रुचि लेते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? ठीक है, पहला है समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाजें करते हैं। आपने देखा होगा अंतःक्रिया जो था वो हमने पॉजिटिव वर्ड बताया था कि ये पॉजिटिव वर्ड है, इसको हम यहाँ पे सही मान के चलते हैं कि ये ऑप्शन सही होगा। फिर भी हम दूसरा देख लेते हैं, शायद वो भी सही हो। दूसरा है कि अपनी कापियों में सभी विकल्प लिखते हैं, बिल्कुल गलत है। तीसरा है कि केवल शिक्षक के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं, हमने बताया था कि केवल जहाँ पे हो वो आपका क्या होगा, निगेटिव वर्ड होगा, और यहाँ पे शिक्षक के साथ थे तो ये भी आपका गलत होगा। केवल जहाँ पे आपका दिखे वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। फोर्थ है कि किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अंतःक्रिया तो यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये पॉजिटिव हो सकता है लेकिन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ पहला ही ऑप्शन सही होगा कि जो बच्चे हैं वो समूह में अंतःक्रिया करते हैं, यानी आपस में बातें करते हैं तथा कक्षा में आवाज़ें करते हैं। ठीक है, एक रचनावादी जो कक्षा होती है उसमें शिक्षार्थी किस प्रकार कार्य करते हैं? समूह में, कोई जहाँ भी क्लास होता है बच्चे शांत नहीं बैठे होते, वो आपस में बातें करते रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें करें या इधर उधर की बातें करें, लेकिन वो बातें जरूर करते हैं। ठीक है, तथा कक्षा में आवाज़ें भी करते हैं, वो बातें करते हैं जिसकी वजह से आवाज़ें भी निकलती हैं। ठीक है, तो आपका ये पॉजिटिव वर्ड सीधा सीधा ये पूरा सेंटेंस ही आपको पॉजिटिव समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाजें करते हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अंतःक्रिया यहाँ भी है, क्योंकि पॉजिटिव अंतःक्रिया है तो इसको भी आप सही मान सकते हैं और यहाँ भी सही मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निगेटिव भी दिया हो साथ में, तो ये आपका साफ साफ दिख रहा है कि आपका निगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। जो विद्यार्थी होते हैं उनके सामाजिक परिवेश यानी जिस परिवेश में रहते हैं उनका जो है भाषा पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है, तो यह सिद्धांत है। किस सिद्धांत पे काम करता है, किस सिद्धांत का ये है? ठीक है, जो कि सामाजिक परिवेश का प्रभाव भाषा पर पड़ता है। साहचर्य का, दूसरा है अनुबंध का,
तीसरा है अनुकरण का और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक परिवेश पर जो प्रभाव पड़ता है बच्चे को सीधा सा संबंध उसका अनुकरण, क्योंकि बच्चा जब तक अनुकरण नहीं करेगा तब तक वो जो है समाज में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको समझ नहीं पाएगा, उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अनुकरण करता है बच्चा तभी सामाजिक परिवेश का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। ठीक है, चाहे उसकी भाषा की बात हो, चाहे उसके रीति रिवाज की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, जब वो बच्चा अनुकरण करेगा तभी उसका प्रभाव विद्यार्थी पे, बच्चे पे पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात चल रही भाषा की कि विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। यह सिद्धांत है अनुकरण का। ठीक है, क्योंकि वो अपने समाज में जो भी भाषाएं जो प्रचलित है, जो भी भाषाएं लोग बोल रहे हैं उनको अनुकरण करता है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुज 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय किताब से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है? कमजोर कारण की बात हो रही है। ठीक है, पहला है कि उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। अब यहाँ पर रटी हुई भाषा का बात कर रहा है, यानी बोलने की बात हो रही है, तो लिखने की बात तो हो नहीं रही है, गलत होगा। तीसरा है कि उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत होगा। तीसरा है कि सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है, उचित नहीं है बता रहा। डी है कि उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर, बिल्कुल सही, क्योंकि वो रटी हुई भाषा का प्रयोग करा। ठीक है, यानी जो भी उसमें उस निबंध में लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि अनुज 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय किताब से रटी हुई भाषा, यानी किताब में निबंध जो लिखा है, जिस तरीके से किताब में निबंध लिखा हुआ, मान लीजिए कि वो गाय का निबंध देख रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से किताब में लिखा हुआ है गाय के बारे में, वही सिंपल वही पूरी भाषा जो है वो लिखने में जो है प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी जो मौखिक भाषा है बहुत ही कमज़ोर है। इस वजह से वो क्या करता है, किताब की लिखी हुई सेम टू सेम आपका सेंटेंस वो उतार रहा है। ठीक है, लिख रहा है। तो वह निबंध लिखते समय किताब से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण यही है कि उसको मौखिक भाषा में, या उसकी मौखिक भाषा जो है बहुत ही कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो किताब की लिखी हुई भाषा को वो जो है लिख रहा है या उसका प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? भाषा सीखने की कौन सी विधि ऐसी है जो मातृभाषा को मध्यस्थ, यानी जो खुद की भाषा होती है, जो आपकी मातृभाषा होती है, उसको मध्यस्थ बनाए बिना यानी उसको जो है उसके बिना सहयोग के दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। ठीक है, पहला है अप्रत्यक्ष विधि, दूसरा है प्रत्यक्ष विधि, तीसरा अनुवाद विधि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वो जो भाषा है वो है आपकी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि ऐसी विधि होती है जिसमें मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना ही दूसरी भाषा को सीख सकते हैं। ठीक है, तो सीखने में सहायक होती है। आज की क्लास में आपका हिंदी पेडागोजी के आपके जो है लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी बड़ी होगी। लगभग आपके 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हिंदी पेडागोजी के हैं। ठीक है, तो लगभग आपकी जो है हिंदी पेडागोजी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, और यही से आपके कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पूरी क्लास आप ध्यान से देखिएगा ताकि हिंदी पेडागोजी यहाँ पे क्लियर हो जाए। और जब आपकी हिंदी पेडागोजी क्लियर हो जाएगी तो आपकी दूसरी जो लैंग्वेज, चाहे आपकी संस्कृत लैंग्वेज हो या आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो, वो सारी आपकी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपका हिंदी पहले, जब आपका हिंदी स्ट्रांग हो जाएगा तो दूसरी जो लैंग्वेज है उसका पेडागोजी आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा इस क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के अनुदेशन दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। किसमें अनुदेशन देना चाहिए? बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। ठीक है, जो अनुदेशन दिया जाता है किसमें देना चाहिए? बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। दूसरा द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में। तीसरा है विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में। और चौथा शिक्षा की भाषा या अनुदेशन के माध्यम में। तो हमने बताया था कि जो मातृभाषा होता है, अगर आप उसको आपके ऑप्शन में मिलता है तो इसको सबसे पहले आप सही मान के चलिए। ठीक है, प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पे बच्चों की जो एक्टिविटी कराई जाती है, जो भी खेल कराया जाता है, उसमें जो अनुदेशन दिया जाता है, जो हम आदेश देते हैं, या फिर यूँ कह लें कि जो जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा को, वो बच्चों की घर की भाषा या फिर मातृभाषा में होनी चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। जहाँ पे आपका बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा की बात आए, सबसे पहले आप अलर्ट हो जाइए कि यही ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद आप 3 ऑप्शन देखिए कि ये 3 इससे जो है ये 3 जो है सही है कि गलत है। ठीक है, अगर ये गलत है तो आप पहले को ही सही मानिए। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यहाँ पे निगेटिव बताना है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए अगर आप सॉल्व करते हैं पेपर में क्वेश्चन को, ठीक है। तो निगेटिव है तो उसको सबसे पहले अंडरलाइन कर दीजिए या गोला कर दीजिए ताकि आपको नजर आए हाँ कि यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है, ठीक है। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बाद निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है। नहीं यानी निगेटिव बताना है। पहला है कि वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना। दूसरा है कि संदर्भों के अनुसार, यहाँ पे संदर्भ होगा, ठीक है, संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना। तीसरा है कि वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना। और चौथा है कि नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सिखाना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। वास्तविक संप्रेषण यानी कि जो उसकी वास्तविक जो है बातचीत के रूप में प्रस्तुत करना ये आपका सही है। दूसरा कि संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताकर ये भी आपका पॉजिटिव है। तीसरा कि वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना, बिल्कुल ये भी आपका पॉजिटिव है। लेकिन रटकर, जहाँ पे रटकर तथा अभ्यास करने की बात की गई वो हमने क्या बताया था, ये आपका निगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सारे ऑप्शन पढ़िए। सही सिंपल सी बात है कि यहाँ पे नियमों को रटने की बात करी गई, साथ ही अभ्यास करने की बात की गई है, तो आपका ऑप्शन ये निगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नियमों को रटने की बात करी गई, हमें किसी भी चीज़ को रटाना नहीं है। यानी कोई भी टीचर है उसको बच्चों को कोई भी चीज़ रटाना नहीं है बल्कि समझाना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका निगेटिव है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। एकदम सिंपल है, बस 4 ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बस अगर आप क्वेश्चन नहीं भी पढ़ेंगे या क्वेश्चन आपको नहीं भी समझ में आ रहा, लेकिन आपको ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं अगर इसमें निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड आप ढूंढ ले गए या आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। रटने की बात की गई है तो सिंपल से हम कह सकते हैं कि आपका निगेटिव जो है वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। पहला है बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना, बिल्कुल नहीं, दोहराने की बात नहीं होती, ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। दूसरा है कि बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, ये भी आपका निगेटिव है, हमने बताया था याद कराना, कंठस्थ कराना क्या होता है, निगेटिव वर्ड होते हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। तीसरा कि बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों को अभ्यास करवाना, ये भी आपका गलत है। डी नंबर है कि बच्चों में समझ के साथ, यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ कि समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, ये ऑप्शन आपको देखते ही आप समझ सकते हैं कि आपका पॉजिटिव है, यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे की समझ की बात की गई है, ठीक है। बच्चे जो भी पढ़ें वो समझ के साथ पढ़ें और लिखें, इस क्षमता का विकास करना, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं आपके एग्जाम में, बहुत ही आसानी से आपका पेडागोजी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी जो एक शिक्षक जो कि भाषा पढ़ाता है उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही, बच्चे को जो भी भाषा प्रयोग के अवसर मिले उनको जो उपलब्ध कराना कि वो भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। दूसरा कि भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर व्यवहार क्या बताया था हमने कि ये निगेटिव होते हैं, ये निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। भाषा की पाठ्यपुस्तक की बात जहाँ पे की जाए ये भी आपका निगेटिव होगा। भाषा का आकलन करना ये भी जो है इम्पॉर्टेंट नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप भाषा शिक्षा करें तो आपका एक दायित्व बनता है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए बच्चों को भाषा बोलने के, जो भी भाषा उनको आती है, जो भी उनको समझ में आती है, ठीक है। ये नहीं कहना चाहिए कि आप जो है अपने घर की भाषा स्कूल में मत बोलिए, आप स्कूल की भाषा बोलिए, ठीक है। या फिर टीचर कहते हैं कि आप इंग्लिश में बोलिए क्योंकि बच्चे की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन टीचर थोप रहे हैं कि नहीं आपको इंग्लिश में ही बोलनी, हिंदी में नहीं बोलनी, तो ये गलत है। बच्चों को भाषा प्रयोग के समान अवसर देना चाहिए, जो भी भाषा उन्हें समझ में आती हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। जो सुनना बोलना कौशल होते हैं इनके विकास के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, बिल्कुल सही, किसी भी कहानी को कहना,
किसी भी कहानी को हम बताएं, उसके बाद बच्चों से प्रतिक्रिया जाने की आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके प्रति, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा, कविता याद करवा कर बुलवाना, बिल्कुल गलत होगा। जहाँ पे याद करने की बात हो, याद करवाने की बात हो, ये आपको निगेटिव वर्ड होते हैं, ये गलत होगा। कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, ये भी आपका गलत होगा। डी है कि अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना, ठीक है। तो यहाँ पे अंत्याक्षरी गतिविधि का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सुनना बोलना कौशल के ऊपर क्या करना है, उस पर जो है विकास करना है, ठीक है। सुनने और बोलने की कौशलों का विकास करना है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, कहानी कहना, यानी कोई भी जो है बच्चा कहानी बोले या फिर टीचर कहानी सुनाए, उसके बाद बच्चों से प्रतिक्रिया जाने की आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो उस पर जो, क्योंकि कहानी कहेगा तो बच्चे सुनेंगे, उसके साथ बोलने की भी उनकी जो है प्रैक्टिस होती है, बोलने का भी विकास होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन ही सही होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि अंत्याक्षरी गतिविधि में सिर्फ बच्चे क्या करेंगे, गाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे सुनने और बोलने की कौशलों का विकास करना है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, कहानी कहना। कोई भी उसमें कहानी कह सकता, टीचर भी कह सकता, कोई बच्चा भी खड़ा होकर बोल सकता। उसके बाद सभी बच्चों से जो है पूछना कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती। चॉम्स्की जो है ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चॉम्स्की से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ना सिर्फ पेडागोजी में बल्कि आपके जो अदर क्वेश्चन होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा, इनका जो संबंध होता है वो भाषा विकास से संबंधित होता है, ठीक है। तो इस चॉम्स्की के अनुसार क्या है ये बताना है कि भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की क्या मानते हैं कि भाषिक क्षमता जो होती है, यानी भाषा जो है सीखने की जो क्षमता होती है बच्चों में जन्मजात होती है। दूसरा है कि भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, यानी भाषा सीखने की जो क्षमता होती है विद्यालय से प्राप्त होती है, या फिर भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, या फिर भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। जो चॉम्स्की इनका क्या कहना है, ठीक है। तो इनका कहना है कि भाषा जो है वो जन्मजात क्षमता होती है, भाषा सीखना बच्चों की जो है जन्मजात क्षमता होती है, जन्म से ही बच्चे भाषा सीखने लगते हैं, ठीक है। ये चॉम्स्की के अनुसार है, चॉम्स्की ऐसा कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि का उद्देश्य डैश नहीं है। यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है, यानी पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधि दी जा रही है उसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर आप प्राइमरी लेवल पे देखेंगे जो एनसीईआरटी की किताबें होती है तो एक पूरा यहाँ पे एक लेसन दिया होता है, उसके बाद जो है अभ्यास और अन्य जो एक्टिविटीज़ होती हैं गतिविधियाँ उनके लिए दिया गया होता है कि बच्चे जो है पाठ पढ़ने के बाद अभ्यास करें और जो भी गतिविधि दी हुई होती है उसके साथ जो है चीज़ों को समझें, ठीक है। गतिविधि करें अभ्यास या अभ्यास के साथ साथ, ठीक है। एक्टिविटी करेंगे तो उनका अभ्यास ही होगा, ठीक है। जो भी पाठ वहाँ पढ़ेंगे उसके बाद कुछ जो अभ्यास दिया होता है एक्टिविटी के रूप में वो भी करना होता है। तो उसका उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है ये बताना है। पहला है भाषा का विस्तार करना, यानी जो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि दिया गया है उसका उद्देश्य क्या भाषा का विस्तार करना नहीं है, पहला ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है, ये जो भाषा का विस्तार करना उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, और निगेटिव हमें ढूंढना है क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछ रहा है। सृजनात्मकता का विस्तार करना, ये भी आपका पॉजिटिव होता है। तीसरा कि बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। जो भी पाठ पढ़ाया जाए उसमें जो है अभ्यास और गतिविधि के तौर पे उनका एक उद्देश्य होता है कि बच्चों की जो अभिव्यक्ति है उसका अवसर प्रदान किया जाए, कि बच्चे अपनी बताएं कि उनकी क्या अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव है। दिए के प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना ये जो है उद्देश्य नहीं होता, ये आपका निगेटिव है और निगेटिव का ऑप्शन निगेटिव सही होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पे भी अगर आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आई तो सिर्फ याद करवाना ही आप पकड़ के रखिए कि ये जो याद करवाना है ये यहाँ पे दिया हुआ, इसका मतलब कि ये ऑप्शन आपका निगेटिव है, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही होगा। तो ये जो टैग वर्ड्स होते हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, मान लीजिए 3 ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है, आपको निगेटिव ढूंढना है, तो यहाँ पे कहीं भी आपको निगेटिव नहीं दिखा, ठीक है, सारी चीज़ें पॉजिटिव थी। लेकिन यहाँ पे जैसे ही पहुँचे आपको याद करवाना क्या हो गया, निगेटिव मिल गया, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका सीधा सीधा यहाँ पे सही हो गया। तो सिर्फ याद करवाना अगर आपने देख लिया तो आपका पूरा टाइम बच गया, आप इसको देखते ही आप इसको क्या कर देंगे, निगेटिव कर देंगे और यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है सॉल्व करने हैं क्वेश्चन आपके पेपर में, तो आपका जो समय है वो आसानी से बच जाएगा। नेक्स्ट है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, ठीक है, जो बच्चे होते हैं विद्यालय आने से पहले कैसे होते हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूरा अधिकार रखते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं,
बिल्कुल सही। जो बच्चे होते हैं वो विद्यालय आने से पहले उनकी जो भाषाएं होती हैं उनकी नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। कोरिलेट होते हैं, बिल्कुल गलत। कोरिलेट हमने बताया था जो है कि क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो कोरिलेट होता है, ये आपका निगेटिव है। भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, ये भी गलत। उनके सभी भाषा से संबंधित चीज़ें उनको आती तो हैं, लेकिन सभी कौशलों पर अधिकार नहीं रखते। कुछ चीज़ें वो विद्यालय जाकर भी सीखते हैं, ठीक है। भाषा की कुछ चीज़ें उनको जो है विद्यालय आने से पहले उनको आती रहती है, लेकिन सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये गलत होगा। डी है कि भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, यहाँ पे निगेटिव दे दिएगा तो ये वैसे ही गलत होगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही सही होगा कि अपनी भाषा की यानी उनकी जो खुद की भाषा होती है उसकी नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, ठीक है। अपनी भाषा की बात की गई है यानी मातृभाषा की बात करी गई है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है। जीन पियाजे हैं, उनके अनुसार बताना कि जो भाषा है वो अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ यानी वातावरण के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है। अंतःक्रिया के माध्यम से यानी जो आपस में बातचीत करते हैं उसके माध्यम से विकसित होती है, या सामंजस्य के माध्यम से, या फिर अलगाव के माध्यम से, या फिर टकराव के माध्यम से। तो टकराव गलत होगा, अलगाव के माध्यम से भाषा का विकास नहीं होगा, सामंजस्य से भी नहीं होगा, बल्कि अंतःक्रिया यानी बच्चों को जो है यानी जो भी बच्चे हैं अपने घर में, अपने समाज में, अपने दोस्तों से आपस में बात करेंगे। अंतःक्रिया का मतलब होता है आपस में बातचीत करना, ठीक है। तो अंतःक्रिया हमने बताया था कि आपका पॉजिटिव भी होता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अंतःक्रिया आप देख लीजिए, ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, तो इसको देख के ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे तो पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है, यानी जो भी उनका वातावरण है उसके साथ जब आपस में बातचीत करेंगे तभी वो जो विकसित होगी। नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन तो आप सिर्फ ऑप्शन में क्या देखेंगे पॉजिटिव वर्ड। अंतःक्रिया क्या है, आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, तो इसको देख के ही ऑप्शन सही कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका समय बच जाएगा अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सिखाने का सही क्रम है, जो भाषा सिखाया जाता है बच्चों का उसका सही क्रम क्या है ये बताना है, ठीक है। पहला है बोलना, श्रवण करना, पढ़ना और लिखना, यानी सबसे पहले बोलने की बात करी गई है। दूसरा है कि श्रवण करना यानी सुनना, फिर बोलना, पढ़ना और लिखना, ये आपका सही क्रम होता है। सबसे पहले अगर बच्चे को भाषा सिखाना तो उसको जो है सुनना चाहिए, जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं उसको सुनना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, फिर लिखना चाहिए, ये उसका सही क्रम होता है, ठीक है। सबसे पहले सुने, जो भी चीज़ें बोली जा रही है उसको ध्यान से सुने, उसके बाद जो समझ में नहीं आ रही उसको बोले, नहीं समझ में आ रहा उसके बाद पढ़ने की कोशिश करें, फिर लिखने की कोशिश करें। तो भाषा ये जो सिखाने का सही क्रम होता है यही होता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इससे आप ध्यान दीजिए, पहले सुने, फिर बोलें, फिर पढ़ें, फिर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति जो अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ करते हैं। तो कंठस्थ करने की बात आपके क्या होती है, निगेटिव होती है, ये गलत होगा। दूसरा कि बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, ठीक है। व्याकरण शिक्षण की वह बातें थी जो अपेक्षाकृत अधिक उचित है, वो है कि बच्चे जो है उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है उसके बाद नियम समझाया जाता है, ठीक है। तीसरा कि बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, तो गलत है। डी है कि बच्चे विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तो ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन ही सही होगा कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति जो अपेक्षाकृत अधिक उचित मानी जाती है वो है कि बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, यानी सबसे पहले उदाहरण उन्हें समझाया जाता है उसके बाद नियम बताए जाते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। किस तरीके से वातावरण दिया जाए बच्चों को, कौन सा वातावरण ऐसा होता है जिसमें बच्चों का जो भाषा विकास होता है वो अपेक्षाकृत बेहतर होगा। पहला है संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, ये पहला ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही। संयुक्त परिवार मतलब एक उसमें आपका जॉइंट फैमिली हो, जिसको एक बड़ा फैमिली होता है, ठीक है। एक होता है छोटा परिवार जिसमें उसके पेरेंट्स और बच्चे ही होते हैं, और संयुक्त परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें माता पिता, बच्चे के जो माता पिता वो होते हैं, उनके दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ये सारे लोग होते हैं, तो वो होता है संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार के साथ जब बच्चा
उन सभी सदस्यों के साथ बैठकर अंतःक्रिया करेगा तो बच्चा जो है भाषा को ज़्यादा सीख पाएगा। ठीक है, उसका जो भाषा विकास है वो अपेक्षाकृत बेहतर होगा, क्योंकि उसमें उसको चीज़ों को जो है अनुकरण करने के लिए कई सारे लोग मिल जाते हैं। ठीक है, सबकी बातें सुनता है तो बच्चा का जो भाषा विकास होता है वो आसानी से होता है। और जहाँ पे बच्चा और सिर्फ उसके माता पिता होते हैं तो उसके जो भाषा का विकास होता है वो कम हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे दो लोग हैं, कितना बोलेंगे। ठीक है, संयुक्त परिवार होता है उसमें कई सारे लोग होते हैं, जिसके पास भी जाता है वो चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो ये पहला ही ऑप्शन सही होगा कि संयुक्त परिवार, जहाँ परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। फिर भी दूसरा ऑप्शन देखते हैं, आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहाँ भाषा प्रयोग का निरंतर प्रयोग होता हो, ये ऑप्शन गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है कि शिक्षक द्वारा मानक भाषा, मैंने बताया था कि मानक भाषा क्या होता है, आपका निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, मानक जैसे ही दिखे आप इसको काट दीजिए, ये ऑप्शन गलत होगा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, मानक भाषा हमने बताया था कि निगेटिव है, इसको देखते ही काट दीजिए, ये आपका कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। अगर आप प्राथमिक लेवल पर भाषा शिक्षक हैं तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी। कक्षा में पाठ्यपुस्तक की अच्छी तरह से निर्वाह करना, पाठ्यपुस्तक का निर्वाह करना ये गलत होता है। आपका पाठ्यपुस्तक क्या होती है, निगेटिव होती है, निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आती हैं, तो ये गलत होगा। दूसरा कि बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, यहाँ पे अवसर की बात हो गई है तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड होता है अवसर, तो ये ऑप्शन आपका सही है अभी तक। तीसरा देखते हैं कि बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, वाद विवाद क्या होता है, लड़ाई झगड़ा करना। बच्चे स्कूल में लड़ाई झगड़ना तो सीखने जाते नहीं है, तो ये आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये भी आपका गलत होगा। डी है कि विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, सर्वाधिक अंक प्राप्त करना जो होता है ये भी आपका निगेटिव होता है, ये भी आपका गलत होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप सीधे तौर पे अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद ऑप्शन देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से सही ऑप्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं उनको आप ध्यान से देखिए कि कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड हैं, कौन से निगेटिव है, ये इस चीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए, तब आपका समय बचेगा और आप जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है। मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है, निगेटिव बताना है। पहला है मातृभाषा बालकों के ज्ञान के विकास में सहायक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है बिल्कुल सही है कि जो मातृभाषा होता है बालकों के ज्ञान के विकास में सहायक होता है, तो ये आपका पॉजिटिव है, हमें क्या पता करना है, निगेटिव। दूसरा है कि मातृभाषा शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तीसरा है कि मातृभाषा प्रगति पथ में बाधा पहुंचाती, बिल्कुल नहीं, जो बच्चे की मातृभाषा होती है वो प्रगति पथ पर बाधा नहीं पहुंचाती बल्कि क्या करती है, सहयोग करती है, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, निगेटिव हो गया। ठीक है, तो निगेटिव का जो है निगेटिव ही सही होगा, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। समावेशी माहौल का मतलब कि एक जैसा माहौल, जितने भी बच्चे हों, चाहे वो प्रतिभाशाली बच्चे हों, सामान्य बच्चे हों, विशिष्ट बच्चे हों या दृष्टिहीन बच्चे हों, जैसे हों दिव्यांग बच्चे हों, मतलब जिस तरीके के भी बच्चे हों, उन सभी को एक साथ एक ही छत के नीचे बैठाकर पढ़ाना क्या होता है, समावेशी माहौल होता है। समावेशी जो है माहौल क्रिएशन हो जाता है जब सभी को एक साथ आप बैठा के पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो होता है समावेशी माहौल। तो समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे, ये जो है बताना है। पहला है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का प्रयोग करेंगे, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव प्रयोग करेंगे। सदैव क्या होता है आपका, निगेटिव। सदैव मतलब हमेशा, जब उनको जरूरत नहीं तभी वह दृश्य श्रव्य संसाधनों का प्रयोग करेंगे, तो ये आपका गलत होगा। जहाँ पे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे प्रयोग करेंगे तो वो तो आपका सही होता है, लेकिन ये सदैव का कह रहे हैं, इसका मतलब कि ये गलत होगा कि दृश्य और श्रव्य संसाधनों का सदैव प्रयोग करेंगे, तो ये गलत है। जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो ये तो गलत है। दूसरा है कि स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखेंगे, बहुत धीमा नहीं रखेंगे, नहीं तो जो श्रवण बाधित जो सुन नहीं पाते वो कैसे सुन पाएंगे, तो ये भी गलत है आपका। तीसरा है कि विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही। जो भी दृश्य और श्रव्य संसाधन है, यानी देखने वाले संसाधन और जो सुनने वाले संसाधन हैं, उनको आवश्यकता अनुसार, जहाँ पे बच्चों की आवश्यकता होगी, जहाँ पे बच्चों के लिए ज़रूरत होगी वहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये होता है समावेशी माहौल निर्माण करने के लिए अच्छा जो है
अच्छी बात है या महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती जिनको ध्यान में रखना होता है समावेशी माहौल बनाने के लिए। जहाँ पे दृश्य संसाधन की जरूरत पड़े आप दृश्य संसाधन का यूज करें, जहाँ पे श्रव्य संसाधनों की जरूरत पड़े उसका यूज करें। ठीक है, तो इन संसाधनों की आवश्यकता अनुसार उचित करें, वो आपका सही होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में विद्यालय आने से पहले कौन से गुण विद्यमान होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं विद्यालय जाने से पहले उनमें कौन से गुण अविद्यमान होते हैं। वे सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं, वो सभी भाषाएं नहीं पढ़ सकते, सिर्फ अपनी मातृभाषा पे उनका जो है अच्छा पकड़ होता है, तो ये गलत है। वे सब कुछ लिख सकते हैं, ये भी गलत होगा, वो सब कुछ लिख नहीं सकते। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें उनको नॉलेज होती है घर से, लेकिन सब चीज़ें नहीं लिख सकते, तो ये गलत है। ठीक है, वे अपनी भाषा को बोलने एवं समझने में समर्थ होते हैं, बिल्कुल सही। जो उनकी घर की भाषा होती है, जो उनकी मातृभाषा होती है, उसको बोलने में और समझने में समर्थ होते हैं। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। हमने कहा था जहाँ पर अपनी भाषा की बात हो, जहाँ पर बच्चे की मातृभाषा की बात हो, वो हमेशा आपका सही होगा। ठीक है, तो कहाँ ये कह रहा है कि वे अपनी भाषा को बोलने एवं समझने में समर्थ होते। अगर यहीं पर समर्थ नहीं होता तो ये आपका गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं समर्थ होते हैं, तो बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है, सही बताना। ठीक है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। तीसरा है कि भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। और चौथा भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था, बिल्कुल सही। जो भाषा होती है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी तीन गलत हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। ठीक है, यानी बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, ये जो है हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। क्या ये ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान देना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, बल्कि मातृभाषा को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, तो गलत है। दूसरा कि बच्चे द्वारा मानक भाषा, मानक जहाँ पे नजर आ जाए, ये गलत होगा। ठीक है, इसको देख के ही काट दीजिए। तीसरा कि बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। ठीक है, तो ये भी आपका गलत होगा कि शिक्षाप्रद बाल साहित्य ही पढ़ने को सिर्फ अवसर दें, तो ये गलत है। बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे, बिल्कुल सही। बच्चों की जो भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति है उसको बढ़ने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि। ठीक है, यानी जो बोलचाल की उनकी भाषा होती है, बोलने की जो भाषा होती है, जो कि वो विद्यालय आने से पहले लेके आते हैं, तो उसका क्या निहितार्थ है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। दूसरा कि बच्चों के भाषाई अनुभव को उचित प्रयोग किया जाए, बिल्कुल सही। बच्चे जो अनुभव लेके आते हैं विद्यालय आने से पहले, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए विद्यालय में, यानी उनकी क्लास में, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। प्राइमरी लेवल पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, बिल्कुल नहीं, तकनीकी यंत्र की तो बात ही नहीं करेंगे। ये प्राथमिक लेवल पर ये ज़्यादा जो है ज़रूरी नहीं होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो ये गलत होगा। ठीक है, दूसरा है कि व्याकरणिक नियमों का स्मरण करना क्या बताया था, निगेटिव होता है, ये आपका गलत होगा। भाषा प्रयोग के अवसर होने चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चों के जो है भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने चाहिए कि बच्चा अपना जो भी भाषा समझता है, जो भी जिन भाषा में या जिस भाषा में बोल लेता है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवसर देने चाहिए, अपनी भाषा को उसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, जो बहुभाषिक यानी एक से अधिक भाषाएं जहाँ पे बोली जाती हो, जिस कक्षा में उनकी बच्चों की भाषाएं कैसी होनी चाहिए। शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, यानी जो भी टीचर है उसके लिए क्या बेहद जटिल चुनौती है। ठीक है, तो दूसरा है कि आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, बिल्कुल नहीं। जो बहुभाषी कक्षा होती है वो ना तो जटिल होती है ना तो बाधित करती है, ये गलत है। तीसरा कि भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, ये भी गलत है, बल्कि संसाधन के रूप में कार्य करती है। एक से अधिक जो भाषाएं होती हैं बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने के संसाधन के रूप में कार्य करती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास होता है, बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो उससे पहले उनके पास कौन सी चीज़ें होती हैं ये बताना है। अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य, बिल्कुल गलत है, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य उनके पास नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है 2000 वाक्य, ये भी गलत है, जरूरी नहीं कि उनके पास सिर्फ 2000 ही वाक्य हों, बल्कि अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती, उनकी खुद की भाषा की जो जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती वो पहले से होती है, क्योंकि वो अपने घर में उस चीज़ों को सीख के आते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है या भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि एक बच्चा है जिसका नाम सार्थक, वो पढ़ते समय कोई भी सेंटेंस पढ़ रहा है तो वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती, जो भी वाक्य लिखी हुई है या फिर जो भी शब्द है उनका क्या करता है, पुनरावृत्ति मतलब बार बार जो है पढ़ता है, दोहराता है। तो यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, बिल्कुल सही। कोई भी बच्चा है किसी भी कहानी को या किसी भी सेंटेंस को या किसी भी पैराग्राफ को पढ़ रहा है, अगर एक लाइन वो पढ़ रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा, दोबारा उसी लाइन को पढ़ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अटक कर पढ़ रहा है या चीज़ों को पढ़ नहीं रहा, बल्कि वो इसलिए पढ़ रहा ताकि वो समझ सके कि इसमें लिखा क्या है, ठीक है। तो वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। जो सुनने और लिखने की कुशलता का जो आकलन किया जाता है उसका सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, बिल्कुल सही। जो भी कहानी सुनी गई है या सुनाई गई है उसको अपने शब्दों में लिखना जो सबसे अच्छा जो है तरीका होता है आकलन करने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने की बात की गई, तो जो भी चीज़ें सुनाई जा रही है उसको, सुनी गई कहानी को या कविता को, साथ ही अपने शब्दों में लिखना। जो भी चीज़ें उसने सुनी है उसको किताबी भाषा में नहीं बल्कि अपने शब्दों में लिखना जो है सबसे अच्छा तरीका होता है आकलन का। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना गलत होता है कि शब्द जैसे कहानी में लिखा हुआ हो वैसे ही सेम लिख दे, तो ये गलत होता है। कविता सुनना और शब्दशः लिखना ये भी गलत होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। यानी प्राइमरी लेवल पे शिक्षा में यानी जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें संप्रेषण यानी बातचीत का जो माध्यम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जिस भाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। प्रदेश की भाषा यानी जिस प्रदेश में रह रहा उस प्रदेश की भाषा होनी चाहिए, या फिर अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, या फिर हिंदी, या फिर मातृभाषा। तो हमने क्या बताया था कि मातृभाषा जहाँ भी आए उसको आप हमेशा सही लगा दीजिए या आपका जो क्वेश्चन है वो सही होगा। क्यों? क्योंकि मातृभाषा जो होता है वो बच्चे की जो है मातृभाषा की बात की गई होती है वो आपका पॉजिटिव होता है, वो सही होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा जब तक कोई भी टीचर जब तक बच्चे को मातृभाषा में नहीं समझाएगा, उसके मातृभाषा को ज़्यादा सहयोग नहीं देगा, इम्पोर्टेंस नहीं देगा, तब तक वो बच्चे को चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है, बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो मातृभाषा में जो है बच्चे को संप्रेषण करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। बच्चा अगर कोई भी टीचर बच्चे की भाषा में समझाएगा, ठीक है, तो वो जो है आसानी से समझ पाएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। संप्रेषण करने का जो माध्यम होना चाहिए वो बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए, ना कि टीचर की भाषा में होना चाहिए या फिर स्कूल की भाषा में होना चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। किसी भी भाषा को सीखने में और सिखाने में आप किसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को, बाल साहित्य को, या फिर फोर्थ ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास को, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है भाषा को सिखाने में, किसी भी भाषा को सीखने और सिखाने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। किसी भी भाषा को सीखने में और सिखाने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है
कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके, उनके बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, सिद्धार्थ की माँ है, वो अपने परिवार के सभी सदस्यों से अनुरोध करती है कि वो घर में सिर्फ एक ही भाषा का यानी हिंदी अगर बोल रहे हैं तो सिर्फ हिंदी का ही यूज करें बोलते समय, या फिर अंग्रेजी का ही यूज करें, ताकि जो सिद्धार्थ है उसका बच्चा है वो भाषाई विकास ठीक से यानी जो भी भाषाएं बोली जा रही है उसको सीख जाए। ऐसा ना हो कि कुछ सदस्य हिंदी में बोल रहे हैं, कुछ सदस्य इंग्लिश में बोल रहे हैं, कुछ सदस्य जो है संस्कृत में बोल रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगी कौन सी भाषा उसको सीखना चाहिए, कौन सी चीज़ें सीखे। सबको जो है एक ही में मिला देगा। तो जो भी भाषा बोली जा रही हो परिवार में वो अनुरोध करती है कि सिर्फ एक ही भाषा बोली जाए, चाहे आप हिंदी बोले चाहे इंग्लिश बोले, कोई एक भाषा बोलने। ठीक है, ताकि जो सिद्धार्थ है उसका भाषा विकास ठीक से हो सके। ठीक है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है, गलत है, जरूरी नहीं कि वो गहरी समझ रखती हो तभी वो ऐसा बोलती हो। दूसरा कि यह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है, बिल्कुल नहीं वंचित नहीं कर रही है। ठीक है, बल्कि और उसको जो है महत्व दे रही, बढ़ावा दे रही ताकि उस चीज़ों को समझ पाए। तीसरा कि वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, बिल्कुल सही, वो चाहती है कि जो भाषा बोली जाए वो एक भाषा बोली जाए ताकि सिद्धार्थ को भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध ना हो, कोई रुकावट ना आए उसको सीखने में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या कहेंगे। दूसरी कक्षा में, सेकंड क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, वो हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो क्या कहेंगे आप। उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, गलत है, आप उसको अनदेखा नहीं करेंगे, टीचर अनदेखा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सही, कि जो भी बच्चे की भाषा है उसको टीचर को समझने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है। पहला ऑप्शन, बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है, बिल्कुल गलत, अप्रासंगिक नहीं होता है बल्कि प्रासंगिक होता है। दूसरा कि शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही, शिक्षार्थियों के जो भी अनुभव हैं तथा दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये ऑप्शन अभी सही मान के चलते हैं। तीसरा कि शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देशों में आगे रहना चाहिए, सदैव जहाँ पे हो वो आपका या केवल हो या फिर जो है हमेशा हो। ठीक है, वो हमें क्या होता है, गलत होता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। फोर्थ है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, गलत है, जो शिक्षार्थी होते हैं उनको तर्क करने की आवश्यकता होती है, स्वतंत्र रूप से उनको ये स्वतंत्रता दी जाती है, किसी भी चीज़ में वो तर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता होती ना कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ये गलत होगा, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह का कक्षाई परिवेश उपयुक्त है। कक्षा का परिवेश किस तरीके से उपयुक्त होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें। ठीक है, पहला विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, पहला ऑप्शन है, यानी विविधता वाली शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, जहाँ पे समावेशी शब्द आ जाए क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। ठीक है, दूसरा चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा, विशिष्ट कक्षा, यानी समावेशी के साथ साथ विशिष्ट कक्षा की बात की गई है, साथ ही चयनित शिक्षार्थियों वाली मतलब वहाँ पे चयन किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तीसरा है शिष्टता वाले शिक्षार्थी वाली, शिष्टता नहीं होगा यहाँ, शिष्टता वाले शिक्षार्थी वाली। ठीक है, तो ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे आपका जो सही होगा पहला ही ऑप्शन सही होगा, विविधता वाले शिक्षार्थियों वाली समावेशी कक्षा। ठीक है, जहाँ पे समावेशी शिक्षा हो, जहाँ पे कई सारे विविधता वाले शिक्षार्थी हो, ये आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का कि भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए। भाषा जो होता है, जो कोई भी लैंग्वेज होता है, उसको पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए। किस उपागम से पढ़ाएं कि बच्चे की जो प्रतिभागिता है वो जो है बढ़ जाए। ठीक है, पहला है संरचनात्मक उपागम, दूसरा है संप्रेषणात्मक उपागम, तीसरा है व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा इनमें से, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो संरचनात्मक उपागम नहीं होता बल्कि होता है आपका संप्रेषणात्मक उपागम। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा, व्याकरण अनुवाद विधि नहीं होता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। ये टोटल 40 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हमने बताया कि जो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं या फिर निगेटिव होते हैं उनको किस तरीके से आपको देखना है ऑप्शन में और किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो दो चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हुई, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव से किस तरीके से सॉल्व किया जाता
आता है। अगर आप पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स को देख कर सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। अगर 75 नंबर का जो है पेडागोजी आता है, अगर 75 नंबर में आपने अपना समय बचा लिया तो आपके पास काफ़ी समय होगा आपके अदर जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बाकी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स को बहुत ध्यान में रखते हुए आप पेडागोजी सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में सॉल्व किया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी क्लासेस हम लाएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।